दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शेयर करना चाहता हूं। देखिए यहां पर हमारा पहला इनिशिएटिव है तेजस प्रोग्राम, जो कि एक क्रैश कोर्स है उन बच्चों के लिए जो 2022 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है सीसेट के लिए, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सीसेट अच्छा नहीं है, उन्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी, तो उनको रिवाइज करने के लिए यहां पर एक अच्छा प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी है, अब वो अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं। तो ये लास्ट माइल लीप प्रोग्राम के थ्रू वो अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, अब उन बच्चों के लिए भी दो प्रोग्राम है। एक हमारा प्रारंभ बैच है, दैट इज फॉर फाउंडेशन, जहां पर आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों को कवर कर पाएंगे, साथ के साथ यहां पर आप अपने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। दूसरा प्रोग्राम है फॉर दोस्त जिन्होंने काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ अब उन्हें टेस्ट की जरूरत है, तो आईडीएमपी प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली और वीकली बेसिस पे जज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए यहां पे आपके पास कुछ स्पीशीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको यहां पे वो समझा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50-60 पेज का डाटा है। आपको किस चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए साथ के साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहला आर्टिकल है हमारा इंडियन पोंगोलिन से रिलेटेड। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्किन है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है, खासकर चाइना में। कहते हैं कि इम्पोटेंसी को कंट्रोल या कम करने के लिए इसकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सी मिथ हैं जिसकी वजह से इसकी पोचिंग की जाती है और इलीगली इसे ट्रेड भी किया जाता है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब जो रात को ज्यादा निकलते हैं। अब देखिए इसके जो आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो इस वजह से इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है। जैसे आपके साइट के कौन से अपेंडिक्स में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है ये, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है ये। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। बट यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कभी इसके थ्रेट के बारे में क्वेश्चन आए तो वो बहुत आपको माइनर सा एक चांस दिखता है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा ये आपको कहां कहां देखने को मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये आपको भारत में हर जगह देखने को मिलता है, बट जो एरिड एरिया है या हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहां पे ये आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा इंडियन पेंगोलिन आपको साउथ एशिया, पूरे के पूरे साउथ एशिया में देखने को मिल जाता है लगभग। जैसे यहां पे आप देखिए बांग्लादेश मेंशन है, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। ऑल्दो भूटान यहां पे मेंशन नहीं है बिकॉज वहां पे आपको मोर और लेस माउंटेन्स मिलते हैं, तो इस वजह से। इसकी एक और प्रजाति है जिसके बारे में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो आपको हिमालयन वाली बेल्ट वाले एरिया में देखने को मिलती है, मतलब हिमालय से सटे हुए इलाके में। यह है आपका चाइनीज पेंगोलिन। यह आपको हिमालय के फुटहिल में नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश जैसे एरिया में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सदर्न साइड है आपके चाइना की, वहां पे भी ये देखने को मिल जाता है आपको। तो यहां पे सिर्फ इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईयूसीएन स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, जैसे कोई नॉक्टर्नल स्पीशीज है या किसी का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार फिर बता दूं, ये स्पीशीज लगभग हर साल आपकी न्यूज़ में रहती ही है। तो ऐसी कॉमन स्पीशीज के बारे में यूपीएससी बहुत रेयर पूछता है। जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है उतनी आपके लिए सफिशिएंट है। मैं यहां पे आपको हर स्पीशीज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप इस टॉपिक को जल्दी से कवर कर सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है क्रैकल। अब देखिए ये जो क्रैकल है ये एक रेयर स्पीशीज है। ये आपकी मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो लगभग आपको पूरे भारत में देखने को मिलती है। ये जनरली आपको ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्नी और श्रब फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। अब यहां पे इसके बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओकेजनली ये आपको राजस्थान और
गुजरात वाले एरिया में भी देखने को मिलती है। ये एक टर्किश नेम है जिसका एक्चुअल में मतलब है ब्लैक ईयर। टर्किश में इसे कहा जाता है कराकुल्लक। और इसके कान यहां पे इस तरह से ब्लैक कलर के हैं, इस वजह से इसे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलती है। अब यहां पे इस आर्टिकल में बात हो रही थी आपके नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा जब हमने इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की होगी, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनी है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसको हेड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो हेड होते हैं वो इसके चेयरमैन बनते हैं, वाइस चेयरमैन बनते हैं। मतलब प्रधानमंत्री इसको हेड करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन है। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि इसकी जो पावर है वो एडवाइजरी पावर है। इंडिया में आपने सुना होगा बहुत सारे जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके एरिया में अगर आपने कोई भी फेरबदल लानी है तो उसके लिए इस बोर्ड से आपको परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पे इस बोर्ड के बारे में इतना ही जानना जरूरी है, ज़्यादा इसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और स्पीशीज के बारे में भी जितना मैंने आपको बताया वो सफिशिएंट है। उसके अलावा क्रैकल के बारे में एक चीज़ याद रखना, इंडिया में ये आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, बट अफ्रीका में इसको बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पर जो आप IUCN स्टेटस इसका देखते हैं वो लीस्ट कंसर्न दिखता है आपको, क्योंकि अफ्रीका में इसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इंडिया में इंडेंजर्ड है बट वहाँ पे ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। ऑल्दो एक 4 मार्च 2021 को आर्टिकल पब्लिश हुआ था आपके इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके तहत इसे कई बार क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी कहा गया है। तो देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव से इसका क्या स्टेटस है ये तो अभी क्लियरली नहीं कह सकता हूं, बट आपका मोस्ट रीसेंट जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसके हिसाब से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो यही कारण है जिसकी वजह से यहां पे कहीं भी इसके IUCN स्टेटस के बारे में नहीं बताया गया क्रैकल के। तो आइए अब बात करते हैं अगली स्पीशीज के बारे में, दैट इज यूफ्रेंड सिरुवनी। अब देखिए आपने एक बटरफ्लाई के बारे में क्वेश्चन पढ़ा होगा, 2017-18 में UPSC ने पूछा था। तो वहां पे आपसे पूछा गया था कि रिसेंटली दिस थिंग इज इन न्यूज, जैसे आपको दे दे यूफ्रेंड सिरुवनी, ये न्यूज में थी। अब ये किस चीज से रिलेटेड है? अब वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। UPSC आपसे इससे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पूछेगी। तो आपको याद रखना है ये एक फ्रूट फ्लाई है, एक न्यू स्पीशीज है जो हमने तमिलनाडु में ढूंढी है और इसका नाम रखा गया सिरुवनी। ये आपको वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में देखने को मिलती है। अब देखिए हॉटस्पॉट क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत सा एनवायरनमेंट में आपको चेंज देखने को मिलता है। अब जैसे वेस्टर्न घाट में बहुत सी ह्यूमन डेवलपमेंट चल रही है, एक्टिविटीज चल रही है, जिसकी वजह से आप चेन्नई जैसे एरिया में फ्रिक्वेंट फ्लड्स देखते हैं या केरला के फ्लड्स देखते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि भैया ये जो आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये काफी फ्रजाइल एरिया है, क्योंकि यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है हमें। तो स्पीशीज के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके ऊपर एक वी शेप्ड ब्लैक बैंड देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का। अब देखिए यहां पे अगर UPSC आपसे सवाल पूछेगी तो सिर्फ यही पूछेगी रिसेंटली दिस स्पीशीज वाज इन न्यूज, या रिसेंटली ये न्यूज में था, ये है क्या चीज, या ये स्पीशीज न्यूज में थी तो ये किस चीज की स्पीशीज है। तो आपको याद रखना है कि ये फ्रूट फ्लाई की एक स्पीशीज है। अब अगला आर्टिकल है आपका हुब्रा बस्टर्ड के बारे में। देखिए ये जो हुब्रा बस्टर्ड है इसको मारने की परमिशन दी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, और UAE की एक रॉयल फैमिली आई हुई है, उन्हें इनकी हंटिंग की परमिशन दी गई है। वैसे तो ये वनरेबल कैटेगरी में आती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बट ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक के जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ये एक तरह का आपका टेरेस्ट्रियल बर्ड है जो आपको टर्की में देखने को मिलता है, मिडल ईस्ट में देखने को मिलता है, एशिया, अफ्रीका, इस सभी पार्ट में देखने को मिलता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की भूख के कारण, मतलब आप ये मान लीजिए इंसानों को शौक है, और शौक के कारण इसकी जो स्पीशीज है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो घटने लग गई है।
ऑल्दो ये बहुत बड़े एरिया में मिलता था, बहुत लार्ज स्केल पे मिलता था। सिमिलरली आपने एक प्रजाति सुनी होगी जो इंडिया में देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, वो दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसकी भी प्रजाति लगभग 250-200 आपको मतलब इंडिविजुअल रह गए हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आपका। तो यहाँ पे हुब्रा बस्टर्ड के बारे में आपको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एरिड एरिया में देखने को मिलता है, बहुत अच्छा भी देखने को लगता है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी आता है आपको, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के जो CMS कन्वेंशन है उसके भी अपेंडिक्स 2 में आता है। बट क्योंकि ये वनरेबल कैटेगरी में है, इस वजह से हमें इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल में फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत सी डिटेल दे रखी है, बट एक चीज़ मान के चलिए, UPSC अगर आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन, तो आपसे कहेगा कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसी स्पीशीज है जो आपकी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो आपको वहां पर मल्टीपल ऑप्शन दिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें जिससे आंसर सॉल्व हो सके। आपको उतनी ही नॉलेज यहां पर सफिशिएंट है। अब अगली स्पीशीज आती है आपकी इंडियन स्टार टर्टोइज। अब इसकी भी स्मगलिंग वगैरह हो रही थी जिसके कारण ये न्यूज में रहा। बट एक चीज बता दूं अगेन, ये वनरेबल कैटेगरी में आता है आपका, तो यहां पर इसकी भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। और कभी भी UPSC जनरली किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम नहीं पूछता है, क्योंकि हर साल लगभग 50 से 100 स्पीशीज आपकी न्यूज में रहती है। अब यहां पर इतनी ज्यादा स्पीशीज न्यूज में होने के कारण इनकी साइंटिफिक नेम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो इस तरह के क्वेश्चन UPSC में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इस वजह से इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी इसे सेक्शन 4 के अंदर रखा हुआ है, शेड्यूल 4 के अंदर सॉरी। तो वहां पर भी ये दिखाता है ये कि भैया इसके ऊपर इतना ज़्यादा अपने को कंसर्न नहीं है। तो इस वजह से इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने बिना हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है, IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अभी साइट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। ये कन्वेंशन आपकी 1975 में आई थी। इसके बारे में स्टैटिक पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। देखिए, रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज पे बैन लगा रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे चीता है। चीता एक आपका वनरेबल स्पीशीज है, आप मान के चलिए अफ्रीकन चीता उस कैटेगरी में आता है। ऑल्दो एशियन जो चीता है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, बिकॉज वो ईरान में ही मिलता है, सिर्फ सेंट्रल ईरान में वो भी। तो ये चीता आपका कुछ वनरेबल कैटेगरी में आता है और इसको हम इंडिया में लाना चाहते हैं। अब इसके लिए भी तो ट्रेडिंग की परमिशन मिल ही रही है ना, हम पैसों में देकर इसे खरीद रहे हैं। तो एक चीज याद रखना कि यहां पे साइट इस चीज को बैन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि इसे हम किस तरह से रेगुलेट कर सके, ताकि ये जो ट्रेडिंग है इसकी वजह से किसी तरह का खतरा ना हो किसी भी प्रजाति के लिविंग पर। मतलब मान लीजिए आप लाल चंदन की बात करते हैं, उसकी ट्रेडिंग के ऊपर रोक क्यों लगा हुआ है? भैया वो शेषाचलम हिल्स के आसपास वाले एरिया में, पर्टिकुलरली उसी एरिया में मिलते हैं स्पीशीज। अगर एक बारी वो विलुप्त हो गई तो उसके बाद उसको फिर से संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उसके ऊपर ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से उसके ऊपर रोक लगाई गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीशीज है दैट इज ग्रेट अर्जुटेंट स्टॉक। अब GAS गैस कह लीजिए आप इसे शॉर्ट फॉर्म में, इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम इन्हें कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक समय पर 2007 के आसपास इनके 78 पॉपुलेशन थी उस एरिया में, अब बढ़कर ये 600 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा एफर्ट है, कहीं ना कहीं आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं अपने मेंस में। अब इंडिया में इन टोटल आपको 8 इस तरह की स्टॉक की स्पीशीज देखने को मिलती है, उनमें से एक ये भी है। जैसे आपको एक टाइम पे मैं बता दूं, ये साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत कॉमन स्पीशीज हुआ करती थी, बट अब ये आपको आइसोलेटेड एरिया में देखने को मिलती है, असम और बिहार के। उसके अलावा आपको कंबोडिया के कुछ एरिया में भी ये देखने को मिल जाती है।
इसका जो IUCN स्टेटस है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर आता है। ऑल्दो इसकी इंडेंजर्ड कैटेगरी को ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, आपको याद रखना है कि ये शेड्यूल 4 में आता है। उसके अलावा एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लीड किया है और इसकी वजह से इन्हें वाइटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर भी मिला है 2017 में। इसे लोकली गरुड़ा नाम से भी जाना जाता है और इसके ऊपर हाल फिलहाल में GPS ट्रैकर लगाया गया है ताकि इनके मूवमेंट को हम ट्रेस कर सकें। अगर किसी तरह की मुसीबत में हैं तो इन्हें बचाने की कोशिश की जा सके। ऑल्दो कई बार इस GPS ट्रैकर के कारण इनकी जान खतरे में भी पड़ जाती है, बिकॉज इनको हैक कर लिया जाता है और फिर इन्हें ढूंढ के हंट किया जा सकता है आपके हंटर्स के द्वारा जो इलीगल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो धारी तलवार है टेक्नोलॉजी, बट स्टिल हमें इसे ध्यान से यूज करना चाहिए। यहाँ पे आइए अब बात करते गुची और मोरेल की। अभी गुची क्या है? ये पहनने वाला कोई ब्रांड नहीं है, ये एक तरह का मशरूम है जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में इसके GI टैग के लिए बात की गई है। अब कहा यह जाता है कि ये लगभग 20,000 रुपए पर किलो बिकता है। इस फिगर को याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आपको याद रखना है कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिन में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण काफी फेमस रहता है। उसके अलावा ये आपको टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट एरिया में। उसके अलावा ये लोकल फार्मर और ट्राइबल एरिया कलेक्ट करते हैं नियर बाय फॉरेस्ट एरिया से। ये पेल येलो कलर का दिखता है आपको। अब अगर इसे GI टैग मिल जाता है तो इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, जिस भी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिलता है तो उसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, कोई और उगा नहीं सकता। मतलब इसके ऊपर कॉपीराइट हो चुका है इनका इन लिटल टर्म। जैसे मान लीजिए मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूं, उस सॉफ्टवेयर को कोई यूज ना कर सके तो उसके लिए मैं उसे रजिस्टर करता हूं ना, फिर वो कॉपी मार्क का ऐसे कुछ सिंबल आ जाता है। तो यहां पे इस गुची को अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे देंगे तो इसके बाद इसे कोई और स्टेट उगा नहीं सकेगी। उसके अलावा इसकी क्वालिटी और डिस्टिंक्टिव नेचर को यहां पर हम हाईलाइट कर पाएंगे, जिससे इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। उसके अलावा ये जो आपका GI टैग है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं पेरिस कन्वेंशन के प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर, जहां पे हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। अब यहां पे GI टैग दिया जा सकता है किसी भी एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को। अब जैसे आपने कड़कनाथ मुर्गे के बारे में सुना होगा मध्य प्रदेश के, आपने अल्फेंजो मैंगोज के बारे में सुना होगा, बासमती राइस के बारे में सुना होगा। तो यही सब आपके जो लोकली बहुत फेमस वैरायटी है जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, उसको हम GI टैग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में काफ़ी समय तक टसल चलता रहा था रसगुल्ले को लेके। रसगुल्ले के लिए GI टैग इशू होने वाला था, तो ये टैग मिला वेस्ट बंगाल को। स्पेशल टाइप का वहाँ पे रसगुल्ला बनता है। उसके बाद कुछ पुरानी कथाओं को पढ़ा गया जिसमें रसगुल्ले का व्याख्यान किया गया उड़ीसा में भी, तो उसके बाद अब ये उड़ीसा को भी मिला हुआ है। तो इस तरह के आपको राइट जब मिलते हैं तो आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव हो जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम फूड स्टफ, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन सभी के लिए GI टैग इशू करवा सकते हैं। और इसको अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर हमने इसे इशू किया। हम इसे इशू करते हैं GI टैग को, और ये लगभग 10 साल के लिए वैलिड है। अब 10 साल के बाद आप इसे फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ये आपको खत्म हो जाएगा। अब अगर UPSC आपसे GI टैग के बारे में पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जैसे गुची को तो अभी GI टैग नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आप मेंशन करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को या उन आर्टिकल्स को या कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जिनको रीसेंट टाइम में GI टैग मिला हो। इस लिस्ट को आप अपने स्टडी टेबल के साथ पेस्ट कर लीजिए। इनके बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं।
अब जैसे गुची के बहुत से बेनिफिट हैं, ये न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। बट बाकी अगर कोई ऐसा आपको चीज़ मिलती है न्यूज़ में, तो सिर्फ थोड़ी बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है और उसमें कोई स्पेशल टाइप की चीज़ यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमालम कर देंगे। चलो नाम बदला जाता है या नहीं इसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे, बट जान लेते इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में, बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक वाइल्ड कैक्टस की आपकी ब्रीड है, स्पीशीज है, जो आपको इंडिजिनसली मिलती है साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। साउथ अमेरिका जो आपका ब्राज़ील वाला पार्ट है, ये इस पार्ट में। सेंट्रल में आ गया जैसे आपका होंडुरस, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला जैसी कंट्रीज। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ज्योग्राफी में, मैपिंग रिलेटेड। अब ये वैसे तो लार्जेस्ट इसके प्रोड्यूसर है वियतनाम, और ये 19th सेंचुरी में वियतनाम में इसे कहा जाता था तन हंग लॉन्ग। मतलब अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की जाए तो ड्रैगन की आंख की तरह दिखने वाला इसे एक फ्रूट कहा जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ड्रैगन फ्रूट। इसे अभी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सी कंट्रीज में कल्टीवेट किया जाता है, और उसके बियॉन्ड भी, जैसे थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में इसकी कल्टीवेशन होती है। उसके अलावा इंडिया में 1990 के दशक में ये लाया गया था। अब ये इंडिया में आपको सदर्न पार्ट में जनरली देखने को मिलता है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान, तो सदर्न साइड में ही देखने को मिलता है, मतलब ना सेंट्रल जो आपके कोस्टल एरिया, उन एरिया में। अब देखिए जून जुलाई के मंथ में ना 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था डाउन टू अर्थ मैगजीन में, और जहां पे ये कहा गया था कि भैया आने वाले समय में ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना, ये बहुत प्रचलित होने वाला है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? देखिए एक तो बहुत से एरिया में इंडिया में इसे उगाया जा रहा है, और दूसरी चीज इसका एक जो पीस है वो लगभग 100 रुपए का बिकता है। तो यहाँ पर इसकी अगर इनपुट कॉस्ट की बात करें वो बहुत कम है, आउटपुट जो है मतलब जो इसका पैसा मिलने वाली बात है वो बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो, जिसकी वजह से ये इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है फार्मर्स की इनकम को भी। उसके अलावा इसे आप वर्टिकली भी उगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लैंड की कॉस्ट को सेव करने में भी ये मदद करेगा आपकी। उसके अलावा ये किसी भी तरह की सॉइल में उग सकता है, और इसे पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं ओरिका जोशी के बारे में। अब ये क्या है? ये एक चींटी की प्रजाति है, और ये चींटी की प्रजाति बहुत रेयर है। जैसे इंडिया में डिस्कवर किया गया है केरला और तमिलनाडु एरिया में। अब यहाँ पर इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था आपका, बाकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है ओरिका जोशी was recently in news is related to। अब वहां पे आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यह आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो। आइए अब बात करते हैं साइप्रस ट्रीज के बारे में। देखिए ये आपको टेम्परेट एरिया में देखने को मिलते हैं, उसके अलावा सब ट्रॉपिकल एरिया में भी देखने को मिलते हैं। अब टेम्परेट एरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। तो ये कूल या कोल्ड वाले एरिया में नहीं, वार्म वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया में कश्मीर वाले एरिया में भी ये देखने को मिलते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे अगर आप नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो 5 to 10 डिग्री नॉर्थ तक आपको इक्वेटोरियल रीजन देखने को मिलता है, जहां पे आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसे कई बार हम डोलोड्रम रीजन भी बोलते हैं ज्योग्राफी में। इससे अगर आप थोड़ा ऊपर चलेंगे, यानी कि 10 से लेके आप 30 डिग्री तक जाएंगे, तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। 23.5 से जो भी आपको ऊपर दिखता है, इसे कई बार हम सब ट्रॉपिकल एरिया भी बोल देते हैं, जहां पर अमूमन आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को देखते हैं। इससे अगर आप फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आता है आपका 45 डिग्री नॉर्थ। अब यहां पे आप स्टार्ट हुई ईस्टर्न मार्जिन से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ। ईस्टर्न मार्जिन आपका ये वाला है, तो यहां पे आपको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहां पे आपको
टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं और इस एरिया में आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब यहां पर ये जो आपका एरिया है इसे कह देते हैं हम वार्म टेम्परेट एरिया। इससे ऊपर भी आपको टेम्परेट एरिया ही देखने को मिलता है, बट ये है कूल टेम्परेट एरिया जहां पे आपका लोरेशिया, साइबेरिया और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाता है रिस्पेक्टिवली, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट आपका ये है एंड ये आपका लेफ्ट है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि भैया वार्म टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरिया में इस तरह के आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। अब ये ट्री आपके कॉनिकल शेप के होते हैं, कॉनिफॉरस है। उसके अलावा ये एवरग्रीन टाइप है, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है जिसमें इसके पत्ते झड़ते हों, ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। उसके अलावा एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका जैसे एरिया में ये देखने को मिलते हैं, खासकर उन एरिया में, उन रीजन्स में जहां पे आपको स्वैम्पी कंडीशंस देखने को मिलती हो और सनलाइट भी काफी ठीक ठाक रहे। ऑल्दो अगर फ्रॉस्ट जैसी कंडीशन, जैसे कि पत्तों पे बर्फ जमती है उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट, अगर वैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती हो तो उन कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो आपको सेप्टस ट्री के बारे में बता रहा हूं मैं, इसके बारे में बात करें यूएस प्रेसिडेंट की, भैया हम इसे क्लाइमेट चेंज से बचाएंगे, बट ये एक्चुअल में ये ट्रीज नहीं है। बेसिकली अल्बामा जो एरिया है वहां पे आपको एक इंटायर फॉरेस्ट कवर दिखता है जो पानी के नीचे दब गया था। इसके दबने के पीछे कारण है कि प्री हिस्टोरिक एरा में वहां पर कभी लैंडस्लाइड हुई होगी, जिसकी वजह से ये एरिया पूरी तरह से सेडिमेंट्स के नीचे दब गया। देखिए, एक तो आपका इस एरिया में सेडिमेंटेशन देखने को मिलती है और दूसरा यहां पे आपको देखने को मिलता है कि आपका सी लेवल राइज करता है आफ्टर आइस एज, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई यहां पे नहीं हो पाती और ये एरिया आपका डीकंपोज नहीं होता। मतलब ये जो आपका फॉरेस्ट एरिया है ये डीकंपोज नहीं होता। अब क्योंकि ये एरिया डीकंपोज नहीं होता तो ऐसा लगता है कि समुद्र के नीचे ये एक पूरा फॉरेस्ट एरिया है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब 2004 तक हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन 2004 में एक एवन करके हुरिकेन्स आता है इस एरिया में। देखिए, आपको पता होगा ट्रॉपिकल एरिया में जो आपके साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कई एरिया में इसे हुरिकेन कहते हैं सेंट्रल अमेरिका में, कई एरिया में हम इसे टाइफून कहते हैं जैसे चाइना वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में इसका नाम विली विली है और इंडिया में इसे साइक्लोन ही कहा जाता है। इस साइक्लोन के टाइम पे क्या हुआ, एक जाइंट वेव जनरेट होती है जिसकी वजह से इस एरिया का थोड़ा बहुत सेडिमेंट हिल जाता है, उतर जाता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि भैया इस एरिया में तो पानी के नीचे पूरा का पूरा एक जंगल है। तो यहां पे इस फॉरेस्ट के बारे में इतना ही जानना जरूरी था। प्रीलिम्स में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए मैंने आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी अगर कुछ आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में भी ये मिलते हैं आपको कश्मीर एरिया में। आई होप मैंने ये आपको बता दिया हो। आइए अब बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में। अब देखिए, कई बार इसे टाइगर फिश भी कहा जाता है। ये आपको साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। अब इसका भी नेचर कुछ कुछ आपके क्रैकल जैसा है। ये भी नॉकटर्नल है, मतलब रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि उस समय, रात के समय इसे कई सारे जानवर खाने को मिल जाते हैं। जैसे पक्षी हैं वो रात को सो जाते हैं तो उनके घोंसले में ये घुसकर उन्हें खा सकती है आराम से। पूरे साल ये वैसे तो ब्रीड कर सकती है। ये एक्सीलेंट स्विमर है, तभी तो मछलियों को भी पकड़ सकती है आराम से, फ्रॉग को भी पकड़ सकती है। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलती है इसका आप थोड़ा जायजा ले लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके बारे में कितना हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, इंडिया में ये आपको हिमालय के फुटहिल में देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की वैली के आसपास वेस्टर्न घाट में, आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिल जाता है। जो सुंदरबन एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ देखने को मिल जाता है। चिल्का लेक उड़ीसा, वहाँ जो आपकी कोरेंगा और कृष्णा मैंग्रोव एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो आपने सुना भी होगा। तो वैसे तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वनरेबल और काफ़ी एरिया में भी ये मिलती है। तो इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ऐसी चांसेस बहुत कम है। बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वनरेबल कैटेगरी में आती है क्योंकि कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे ये साइट के अपेंडिक्स 2 में आता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आता है। ये इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत से एफर्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, जिसकी वजह से थोड़ा वेस्ट बंगाल की स्टेट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी कारण से मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूं, बिकॉज यूपीएससी ने पहले भी आपसे
स्टेट बटरफ्लाई के बारे में पूछा हुआ है महाराष्ट्र की। अब आप चेक कर सकते हैं 2017-18 का वो क्वेश्चन था जिसमें बटरफ्लाई के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में भी, तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस एक ऐसी आपकी वर्ल्ड लेवल की अलायंस है जो कोशिश कर रही है फ्लड प्लेन्स और कोस्टल इकोसिस्टम को बचाए रखने की, ताकि हम इंश्योर कर सकें फिशिंग कैट के सर्वाइवल को। तो यहां पर इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं फिश पासेस की। देखिए, आप सभी ने टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में सुना होगा, एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में सुना होगा, जहां से अमूमन हम रास्ता देते हैं टाइगर्स और एलिफेंट्स को एक बायोस्फीयर एरिया से दूसरे बायोस्फीयर एरिया में जाने का, या एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में जाने का। तो इसी तरह का एक आपका मेथड है फिशिंग पास। अब यहाँ पे कुछ इस तरह के आपके लाइक बैरिगेट्स या आप कह सकते हैं हर्डल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू फिश पास कर सके एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में। अब देखिए, बात है 1975 के आसपास की, जब गंगा के ऊपर फराक्का बैरेज बना था आपका। अब इस फराक्का बैरेज के बनने के बाद से एकदम से अपर साइड जो है गंगा की, मतलब फराक्का बैराज से नॉर्दर्न साइड, या आप कह सकते हैं कि इससे यूपी बिहार उस साइड मिलने वाला जो पानी है उसमें हिल्सा फिश की जो संख्या है वो घट गई थी। तो यहां पे इस तरह का एक नेविगेशन लॉक बनाया गया जिससे अगर इस बैरक को हम लॉक भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये फिश की मूवमेंट को रोकेगा नहीं। यहां से आपकी फिश पास कर सकेगी। इन्हें कई बार फिश वे और फिश लैडर भी कहा जाता है। अब देखिए, जनरली ये जो फिश पास है इनमें छोटे छोटे स्टेप्स बने होते हैं, कुछ इस तरह के, या इस स्टेप आपको यहां पे ये दिख रहे हैं कुछ इस तरह के। तो ये ऑब्स्टिकल जो हैं फिश को क्लाइंब करने में मदद करते हैं। देखिए, अमूमन जो आपके बैरक्स वगैरह बने होते हैं इसमें पानी रोकने के लिए हम जैसे पूरा यहाँ पे एक हर्डल लगा देते हैं, बट इसके थ्रू, ये छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू क्या होता है कि ये फिश इन हर्डल्स को ओवरकम कर सकती है। अब अगर ये फिश दूसरी तरफ चली जाएगी, अपस्ट्रीम चली जाएगी, तो इसकी मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर जो हम देख रहे हैं कि हिल्सा फिश की 75 के बाद से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी, वो डिक्लाइन कम हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो आपकी फिश है इन अपर स्ट्रीम में भी अमूमन आपको मिलने लग जाएगी। तो यहां पे जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर का या ब्रैक का, तो उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं इसके थ्रू। अब बात की जाए हिल्सा फिश क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए। ये एक एंड्रोमोनस फिश है। एंड्रोमोनस फिश क्या होती है? देखिए, ज्यादातर ये अपनी लाइफ में ओशन में रहती है, बट रेनी सीजन के टाइम, बच्चा वगैरह करने के टाइम पे ये आ जाती है आपके फ्रेश वाटर में, ईस्टरीज वाले पार्ट में। और ये आपको इंडिया में, बांग्लादेश में जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है जहां पे आपको गंगा रिवर देखने को मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, उन एरिया में ये आपको देखने को मिल जाती है फिश। अब कहा यह भी जाता है कि ये आपकी पद्मा रिवर में भी देखने को मिलती है, गोदावरी रिवर में भी देखने को मिलती है, और इवन रिसेंट टाइम में कावेरी रिवर में भी ये देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहती है। इसका जो बिहेवियर है काफी फिशेस से अलग है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा आपको फिश पासेस के बारे में लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट मेंस में इसे आप एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जायंट लेदरबैक टर्टल की। देखिए, वैसे तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में एक चीज़ आप याद रखना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसकी कंजर्वेशन के लिए कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट चिंतित हैं, क्योंकि टूरिज्म और पोर्ट डेवलपमेंट के कारण इस एरिया में इसकी पॉपुलेशन और नेस्टिंग के ऊपर खतरा पड़ सकता है। देखिए, सी टर्टल की 7 जायंट स्पीशीज है, उनमें से एक ये भी है। अब आप इसकी स्किन तो देख ही पा रहे हैं, क्योंकि इसकी बैक पे ये जायंट लेदर देखने को मिलती है आपको, इस वजह से इसका नाम जायंट लेदरबैक टर्टल पड़ गया। और ये जो आपकी इसकी बैक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे ये आपको जनरली इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान आइलैंड्स, इन्हीं एरिया में देखने को मिलता है, इंडियन ओशन के। अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार में डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलेगी तो इससे प्रॉब्लम ये है कि नेस्टिंग के लिए 3-4 एरियाज में ही जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार। अब इसमें से एक एरिया में अगर आप इन्हें डिस्टर्ब कर देंगे तो
बाकी एरिया पे भी इनके इम्पेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं और शेड्यूल 1 में आते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। देखिए, इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये वार्म ब्लडेड है। जनरली जो भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब देखिए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में आपको फर्क पता होना चाहिए। देखिए, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा होगा कई बार घड़ियाल अपना मुंह खोल के बैठा होता है धूप में, तो उस समय वो धूप सेक रहा होता है। तो धूप सेकने के कारण उसकी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जब उसे लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो गया है तो वो पानी में चला जाता है या ऐसे एरिया में चला जाएगा जहाँ पर छाया हो। ये चीज़ छिपकलियाँ भी करती हैं। तो मोस्टली जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। अब जैसे हम हैं इंसान, हम वार्म ब्लडेड हैं। हम ना ज़्यादा सर्दी में टेंशन लेते हैं ना ज़्यादा गर्मी में, बिकॉज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। अब कैसे? जैसे ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हमारे पसीना आने लग जाता है, स्वेट आने लग जाता है, तो इसके थ्रू हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब जब ठंड लगती है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके थ्रू हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के ही आपके पास टेक्निक है। यहां पे आपको ये याद रखना है कि रेप्टाइल फैमिली में इकलौता ये ऐसा है जो इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकता है। तो इसके बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था। बाकी बायोडाइवर्सिटी में और भी बहुत सी आपकी जैसे स्पीशीज यहाँ पे मेंशन की गई है मैगजीन में, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैगजीन में से वहाँ पे एक लिस्ट बना लेना, या आप उसमें अलग अलग कलर कोड को यूज़ कर सकते हो। जैसे लीस्ट कंसर्न को आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं देना। यूपीएससी इसके बारे में शायद ही क्वेश्चन पूछे, बहुत रेयर ओकेजन है। उसके अलावा जैसे इंडेंजर्ड कैटेगरी है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी है, उसके बारे में आपने अपनी बुक में लाइक मार्क कर सकते हैं। आप अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं वहाँ पे आप अलग पेन से उसे हाईलाइट कर सकते हैं, या एक पेज पे नोट डाउन करके अपने स्टडी टेबल के सामने भी उसे मेंशन कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। कल हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क मैंने आपके कवर कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। और बाकी बचे हुए जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, वेटलैंड वगैरह जो न्यूज़ में रहे हैं, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।